कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। अ, पहले तो जो है सबसे पहले मेरे भांजे आपको 1 मिनट में बताएँगे कि ज्ञान और शिक्षा में क्या अंतर है? उसके बाद हम लोग विषय शुरू करते हैं। बताओ। अम, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक आदमी ने आपको बताया कि आग गर्म होती है, वो हो गया शिक्षा, क्योंकि आपने उसका खुद अनुभव नहीं किया है। पर अगर आपने उसको खुद से अनुभव किया है, तो ज्ञान है, क्योंकि आपको पता है, वो आपको अनुभव है इस चीज का। हुँ, ठीक है ना? चलो जाओ। नहीं, अच्छा बैठ के सुनो। हाँ, मैं भी सुनूंगा आज। नमस्कार साथियों। जैसा कि आज का विषय है ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा और श्रम। इस विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है, दोनों में क्या विभेद है और दोनों के क्या-क्या लाभ हैं, दोनों से क्या प्राप्त होता है मनुष्य को। यदि बात शिक्षा की जाए, तो शिक्षा वह होती है जो हमें किसी अन्य से प्राप्त होती है। जैसे जबकि अभी नहीं, बाद में। जबकि जो ज्ञान होता है, ज्ञान व्यक्ति का स्वयं का अनुभव होता है। जैसे हम विद्यालय में देखते हैं, हम लोग जाते हैं तो वहाँ प्री डिफाइंड सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं। प्री डिफाइंड सिलेबस पढ़ते हैं, तो उसमें जो है साइंटिफिक रिसर्च दी रहती हैं, कहीं गैलीलियो ने की है, कहीं आइंस्टीन ने कर रखी है, कहीं न्यूटन ने कर रखी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं सिर्फ़ उसको रीड पढ़ते हैं, हम लोग उस पर रिसर्च नहीं करते हैं, शोध नहीं करते हैं। बाद में हमें लैब में ले जाया जाता है, उस पर प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देखते हैं। तो क्या होता है कि जब हम उसको व्यावहारिक रूप से करके देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ जो लिखी हुई है, वो वास्तव में काम कैसे करती है। या जिन लोगों ने उसे अपने बुद्धि विवेक से समझा है, तो उन लोगों ने एक तरह से उसको अनुभव किया। जैसे हम आइंस्टीन के रिलेटिविटी के सिद्धांत को देखते हैं, तो आइंस्टीन जा रहे थे और जाते-जाते अचानक से उनकी नज़र एक क्लॉक पे पड़ती है और क्लॉक को देखते-देखते वो बिल्कुल खो जाते हैं। और आइंस्टीन विचार करते हैं कि ये जो समय हमारी धरती पर चल रहा है, क्या यही समय पूरे ब्रह्मांड में भी चल रहा है? तो उन्होंने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया कि टाइम डिलीशन की थ्योरी थी कि यूनिवर्स में हर जगह जो है अलग-अलग समय चलता रहता है। लेकिन अगर हम देखें तो इस चीज़ को उन्होंने समझा, उन्होंने अनुभव किया। इसी बात को जो है हम किताबों में पढ़ रहे हैं, तो जब हमको किताबों में पढ़ रहे हैं तो वो जो शिक्षक है, वो हमें पढ़ा रहा है। जब इस विषय को हम समझते हैं कि शिक्षा स्वयं का जो सि वो शिक्षा जो है दूसरों से प्राप्त होती है किसी अन्य के द्वारा और ज्ञान स्वयं का अनुभव होता है। तो एक बात और निकल कर के सामने आती है कि शिक्षा जो है वह व्यक्ति का जो है बौद्धिक स्तर बढ़ाती है, किंतु उसके चरित्र का निर्माण नहीं करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो योग्यता प्रसार का माध्यम तो हो सकती है, लेकिन चरित्र को या उसके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करती है। और एक शिक्षित व्यक्ति जो है वह आपराधिक कार्यों में लिप्त हो सकता है। जबकि एक अशिक्षित व्यक्ति हो सकता है कि बहुत अच्छा सामाजिक जीवन जीता हो। तो शिक्षित व्यक्ति ज्ञानी होगा ही या होगा, इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती है। कई बार क्या होता है कि जो अशिक्षित व्यक्ति है, वो भी ज्ञानी हो सकता है। तो शिक्षा जो है वह सिर्फ़ सूचना तक सीमित रहती है और हर बुद्धिजीवी है जो है वो समाज के सामने यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि वास्तव में जो है शिक्षा का चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। जबकि शिक्षा का चरित्र से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम शिक्षा और ज्ञान जब इन दोनों पर चर्चा करते हैं तो संभवतः मैं सही हूँ या गलत हूँ, मुनि जी बाद में बताएँगे या आप लोग इस पर थोड़ा-सा विचार रखेंगे, कि जैसे शिक्षा और ज्ञान में अंतर है, मुझे लगता है कि शायद इसी तरह से शिक्षक और गुरु में भी अंतर होता है। जब हम शिक्षक की बात करते हैं, तो शिक्षक वह है जो प्री डिफाइंड सिलेबस को आता है, हमें पढ़ाता है, चले जाता है और शायद हो सकता है कि शिक्षक वेतनभोगी भी हो सकता है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान जो है हमें गुरु से प्राप्त होता है और ज्ञान जो है वो फ्री में भी मिल सकता है। कई बार जो है हमें देखते हैं कि कोई चोर है, कोई अपराधी और पकड़ा जाता है, तो भी हमको ज्ञान हो जाता है कि इसको इस प्रकार के कार्य करने के बाद जो है दंड मिला है। तो वो भी हमारे लिए एक अनुभव होता है कि इस प्रकार का कार्य करता है, तो ये दंड रहेगा। लेकिन जैसे शिक्षा और ज्ञान में अंतर है, जैसे गुरु और शिष्य में अंतर है, वैसे ही हम देखते हैं कि जो शिक्षा होती है वह केवल और केवल आपकी योग्यता का प्रसार कर रही है। लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है लाइफ की उसको चेंज नहीं करती है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम देखते हैं जैसे अफ़ज़ल गुरु को देखेंगे, तो अफ़ज़ल गुरु एक पढ़ा-लिखा प्रोफ़ेसर रहा है। इसी तरह से हाफ़िज़ सईद को देखते हैं, हाफ़िज़ सईद
एक सर्जन है, हम ओसामा बिन लादेन को देखते हैं, तो ओसामा बिन लादेन एक जो है सिविल इंजीनियर रहा है। तो ये सारे के सारे बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, हाई एजुकेटेड हैं। इनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं है। लेकिन शिक्षित होने के बाद भी इन्होंने आतंकवाद का रास्ता पकड़ा, जिहाद का रास्ता पकड़ा। इसका यह भी अर्थ है कि शिक्षा इनका जो है जीवन का मार्गदर्शन नहीं कर पाई, इन्हें सही दिशा में नहीं ले जा पाई। लेकिन अगर हम देखेंगे जैसे पुलिस में एक पद होता है इंस्पेक्टर का, तो इंस्पेक्टर शब्द को देखते हैं तो इंस्पेक्शन शब्द से निकला हुआ है, जैसे कि जो कि जाँच का या खोज का काम करता है। शिक्षा क्या करती है कि अगर एक आम व्यक्ति मर्डर कर देगा, तो मर्डर करने के बाद वो सबूत बहुत अधिक छोड़ेगा। लेकिन जो एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसके पास जो है शिक्षित नहीं है या जो खुद पुलिस में नहीं है, इंस्पेक्शन लेवल पे नहीं है, जब वो व्यक्ति करता है तो सबूत छोड़ता है, लेकिन इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति करता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक शिक्षित है, तो हम देखते हैं वो बहुत कम सबूत छोड़ता है। मतलब उसको पता है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसको पता रहता है क्या-क्या एविडेंसेस छूट सकते हैं। तो जब वो करता है तो उस प्रकार से करता है कि वो बच निकलता है। या फिर हम देखते हैं कि जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो जब वो एनकाउंटर करते हैं, उनसे कोर्ट में सवाल-जवाब पूछा जाता है, तो वो बड़े सफाई से बच निकलते हैं। क्योंकि वो उसके लिए पूरी तरह से ट्रेन्ड होते हैं, उन्हें पता है कि एनकाउंटर इस तरह से करना है कि उसको दिखाया जा सके कि ये लीगल है। तो शिक्षा जो है वो आपकी दिशा तय नहीं कर रही है। हम कश्मीर में भी देखते हैं कि जो अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो भारतीय सेना के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। पर विचार करिए जब यही लोग पढ़ लिख जाते हैं, तो वो पत्थर के स्थान पर जो है अब उससे भी अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर देंगे। वो पत्थर के स्थान पर हो सकता है कि बम बारूद का यूज़ करेंगे, मिसाइल रॉकेट का लॉन्चर का यूज़ करना शुरू कर देंगे। जैसे चाकू। हाँ, चाकू का और वो और ज़्यादा अगर पढ़ लिख जाते हैं, तो हो सकता है कि वो परमाणु बम का भी प्रयोग करना शुरू कर दें। तो वो पढ़े लिखे होने के बाद भी उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, बल्कि वो और अधिक हाई एबिलिटी के साथ कहिए या एक्स्ट्रा एबिलिटी के साथ टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी एबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, तो उनकी जिहादी मानसिकता जो है वो चेंज नहीं हो पा रही है, बल्कि हम समाज में ऐसे लोगों को देखें जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो भी अंधविश्वास में, पाखंड में, कुरीतियों में डूबे हुए हैं। हम बाबाओं के पास देखते हैं और कई लोग इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी अपनी महिलाओं को एकांत में ले जाते हैं बाबाओं के पास। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास शिक्षा की कमी नहीं है, शिक्षित बहुत हैं, लेकिन शिक्षा होने के बाद भी उनके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। जब हम ज्ञान और विवेक की बात करते हैं, तो ज्ञान और विवेक में भी थोड़ा-सा अंतर होता है। ज्ञान जो है, वो ये तो बता देता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, लेकिन विवेक ये बताता है, क्या क हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं जो पढ़े-लिखे डॉक्टर हैं, जो बहुत हाई एजुकेटेड हैं, वो पढ़े-लिखे होने के बाद भी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को जो है बेचने का काम करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वे शिक्षित तो हैं, लेकिन शिक्षित होने के पश्चात भी जो है वो लोग समा अपना जो है यानी अज्ञानी है, हाँ, सही कहते हैं कि शिक्षित तो हैं लेकिन उनके पास ज्ञान का अभाव है। जब हम स्वतंत्रता के बाद से ही देखते हैं हाँ, तो स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में जो है शिक्षा को तो लगातार बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, किंतु ज्ञान उतनी ही तेज़ी से विपरीत दिशा में घटता चला गया। जबकि हम गुरुकुलीय परंपरा को देखते हैं, तो गुरुकुलीय परंपरा में जो है शिक्षा के साथ-साथ ज्ञान को भी कहीं न कहीं महत्व दिया जाता था। इसका दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि भौतिक उन्नति तो बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन नैतिक पतन जो है उतनी ही तेज़ी से जा रहा है। जैसे आप ग्रामीण गाओ। जब खत्म हो जाएगा ना तब बोलना, ठीक है? उसके बाद आप सवाल पूछना। तो हम देखते हैं कि भौतिक उन्नति तो हो रही है, लेकिन नैतिक पतन उतनी ही तेज़ी से हो रहा है और ये जो अंतर है, ये शहरों और गाँवों में अलग-अलग दिखाई देता है। गाँवों में भौतिक उन्नति उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन नैतिक पतन भी उतना नहीं हुआ है। जबकि शहरों में भौतिक उन्नति ज़्यादा हुई है और नैतिक पतन भी जो है, वो ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, जहाँ भौतिक उन्नति हो रही है, वहाँ नैतिकता भी कम होती जा रही है। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि शिक्षा को महत्व देना नहीं चाहिए। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनुष्य की योग्यता का प्रसार करती है।
लेकिन जो अब वर्तमान में जो समस्या आ रही है वो यह आ रही है कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति जो है वह श्रम करने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी वजह से जो है लगातार शिक्षित बेरोज़गारी का एक आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वास्तव में शिक्षा जो है अगर केवल रोज़गार तक ही सीमित रह जाएगी, कि शिक्षा का अर्थ केवल और केवल जो है वो रोज़गार करना या रोज़ी-रोटी तक ही सीमित रह जाएगा, तो ऐसी शिक्षा फिर ना तो योग्यता में प्रसार कर पाएगी और ना ही ऐसी शिक्षा समाज में कोई सहयोग कर पाएगी और ना ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण कर सकती है। तो शिक्षा के साथ-साथ जो है वह ज्ञान का भी महत्व है। मनुष्य शिक्षित होने के साथ ज्ञानी भी होना चाहिए। अब एक समस्या ये आ रही है कि अगर ये कहा जाए कि सब शिक्षित हो ही जाए, मान लीजिए 100% लोगों को शिक्षित कर ही दिया जाए, उस परिस्थिति में भी हम लोग जो है सबको जो है बुद्धिजीवी और वर्ग में शिक्षा बुद्धिजीवी वर्ग में हम लोग नौकरी नहीं दे पाएँगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंपनी की स्ट्रक्चर है या आप कहीं भी देखेंगे तो श्रमजीवियों का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता है। श्रमजीवी तो रहेंगे ही रहेंगे, तो श्रमजीवी रहेंगे ही, तो फिर क्या ऐसी नीति बनाई जाए कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह श्रमजीवियों का शोषण करना शुरू कर दें। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार बुद्धि को तो महत्व दिया गया। जितना महत्व बुद्धि को दिया गया, उसका 1% भी जो है, वो महत्व श्रम को नहीं दिया गया। इसी का परिणाम निकला कि बुद्धिजीवी वर्ग तो स्वतंत्रता के बाद से लगातार बढ़ता रहा। लेकिन जो श्रमजीवी है, जो लगभग 80 से 85% देश का है, उसका शोषण होता रहा और इस शोषण को करने में जो है पूरी तरह से कम्युनिस्टों ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। कम्युनिस्टों ने क्या किया कि शिक्षा के महत्व को तो समाज में इस तरह से प्रदर्शित किया कि शिक्षा ही सब कुछ है और सब शिक्षित होकर के सरकारी नौकरी पा लें। जबकि वास्तव में सरकार तो मात्र कुल जनसंख्या के 2% लोगों को ही जो है नौकरी दे सकती है। लेकिन इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि जो शिक्षित है उसका समाज में सम्मान है। वास्तव में होना तो ये चाहिए था कि जो श्रमजीवी है उसके साथ न्याय होना चाहिए था। श्रमजीवियों का भी वेतन बढ़ना चाहिए था, लेकिन श्रमजीवियों का वेतन बढ़ाने के लिए कोई चर्चा नहीं हुई। ऊपर से श्रमजीवियों के शोषण करने के लिए ऐसी नीति बनाई गई कि पेट्रोल, डीज़ल के जो दाम हैं, उसके दाम को भी जो है कम करने की माँग की गई और विशेषतः इसमें जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो लगातार महँगाई का जो ड्रामा करके या फिर पेट्रोल, डीज़ल को सस्ता करने की माँग करके जो है, वो श्रमजीवियों का ही शोषण करते हैं। इसका परिणाम ये निकल रहा है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ लिखने लेने के बाद जो है मज़दूरी करने के लिए तैयार नहीं है। और जितनी मात्रा में लोग शिक्षित हैं, उतनी मात्रा में बुद्धिजीवी वर्ग को नौकरी नहीं देती। क्या यह उचित है कि एक व्यक्ति जो है शिक्षित है और बेरोज़गार है? जबकि वह शिक्षित रह करके कुछ और काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास शिक्षा भी है और शिक्षा के साथ-साथ श्रम भी है, उसके पास 2 चीज़ है। जबकि जो श्रमजीवी है, श्रमजीवी के पास केवल एक ही चीज़ होती है, वह है श्रम है। लेकिन जो शिक्षित है, वह श्रम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो शिक्षित हो गया है और ये कहता है कि मैं अपने से लो स्टैंडर्ड काम क्यों करूँगा? जबकि वास्तव में होना तो ये चाहिए था कि बेरोज़गार रहने से अच्छा है कि वो कुछ कर ले, लेकिन वह शिक्षित है और बेरोज़गार है, जबकि यही आंकड़ा जो है बेरोज़गारों में कम दिखाई देता है। अशिक्षित लोगों में कम दिखाई देता है। जो अशिक्षित लोग होते हैं वो आपको सामान्यतः बेरोज़गार नहीं मिलेंगे, वो कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जितने भी आपको शिक्षित मिलेंगे सर्वाधिक बेरोज़गारी उन्हीं में मिलती है, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि ये जो काम है हमारे से स्टैंडर्ड जो है डाउन है। लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है और वजह ये है कि लगातार नीतियाँ ही ऐसी बनाई गई हैं कि बुद्धिजीवियों को लाभ देती हैं, उनका वेतन हो, उनकी जीवन शैली हो, सब कुछ लाभ दिया गया है। लेकिन श्रमजीवियों को उस मात्रा में लाभ नहीं मिला है, जिसका परिणाम ये होता है कि हर कोई श्रम से बचना चाह रहा है और बुद्धि के क्षेत्र में जाना चाहता है। भारत में देखा जाए तो जो अविकसित और अशिक्षित क्षेत्रों के निवासियों की तुलना में देखा जाए, तो गाँव के जो लोग हैं जो हमारे रूरल एरियाज़ में वहाँ के लोग देखते हैं हम, तो वो लोग क्या कर रहे थे मेहनत मज़दूरी करके या किसी भी तरह से ग्रामीण व्यवस्था में लग जाते थे। लेकिन पेट्रोल, डीज़ल का जब जब से दाम कम होने लगा है तब से सारा का सारा मशीनीकरण हुआ और इस मशीनीकरण में जो श्रमजीवी है वो लगातार जो है उसका शोषण होता रहा और वहाँ से भी उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। माइग्रेशन करने के बाद उनकी स्थिति ये है कि जिसको अपने लोकल गाँव में या किसी स्थान पर काम मिल जाता था, अब वही जाता है बाहर जो है शहर में नौकरी करता है। एक-एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं और उसकी स्थिति जो है बद से बदतर हो जाती है वहाँ पर। जबकि गाँव में था तो वो फिर भी जो है अपना कमाना-खाना अपने परिवार के साथ था। लेकिन शोषण की ऐसी नीति बनाई गई है कि ग्रामीणों का शोषण हो और शहरों को आगे बढ़ाया जाए। श्रमजीवियों का शोषण हो और बुद्धिजीवियों को आगे बढ़ाया जाए। और इस नीति में जो है आरक्षण जो है एक तरह से
कहिए आरक्षण ने बहुत सहयोग किया। अंबेडकर जी ने जो है वो बुद्धिजीवियों के पक्ष में और श्रमजीवियों के विरोध में एक नीति बनाई रिजर्वेशन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने बिहार में देखा, बिहार में कुल जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 0.13% लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब दी जा सकती है। जबकि सरकार क्या कहती है कि हम सब जितने भी हमारे क्या कहते हैं जो भी हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है, पिछड़ा है, दलित है, हम सबको जो है सरकारी नौकरी देंगे और उसके नाम पर क्या करते हैं, लोगों को बाँटने का काम करते हैं, वर्ग संघर्ष का काम करते हैं। वास्तव में सरकार की ये क्षमता ही नहीं है कि वो 1 या 2% से ऊपर लोगों को नौकरी दे सके। तो फिर सब कुछ जो है सरकार अपने नियंत्रण में करके और केवल सरकारी कर्मचारियों को ही लाभ दे अथवा केवल और केवल बुद्धिजीवियों को ही लाभ दे। आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो कि श्रमजीवी होता है। सारे के सारे वो सारे जो होते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, एग्ज़ाम देकर कॉम्पिटिशन दे करके तब उसमें पास होते हैं। जबकि आप देखेंगे जो श्रमजीवी हैं, श्रमजीवियों के वेतन में उस मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है, उनके जीवन स्तर में उतना परिवर्तन नहीं हुआ है। जिनकी संख्या 80-85% 90% है, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। लेकिन जिनकी संख्या मात्र 3%, 4% या 5% है, उनके लिए पॉलिसी बनाई गई है। भारत की बात की जाए तो भारत में ये आंकड़ा लगभग-लगभग पहले ही पार हो चुका है। हमारे देश की कुल जनसंख्या में अभी 5 करोड़ लोगों के पास लगभग-लगभग सरकारी नौकरी है। इन 5 करोड़ लोगों को देखेंगे तो 144 करोड़ में से 5 करोड़ जो है लगभग-लगभग ये आपका 4 से 5% होता है। यानी कि गवर्नमेंट जो है पहले ही 2% की जो क्षमता है, उस क्षमता को पार कर चुकी है। तो उसके बाद अब धीरे-धीरे सरकारी नौकरियाँ भी क्या है, कम होती जा रही हैं। लेकिन जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, साम्यवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन सब ने क्या किया कि बुद्धिजीवियों के पक्ष में यानी 5 से 10% लोगों के पक्ष में नीति बनाई और बुद्धि के महत्व को इतना अधिक बढ़ा दिया गया कि श्रम का महत्व जो है, वो खत्म हो गया। व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है कि वो बेरोज़गार बैठा रहे, लेकिन श्रम करने के लिए तैयार नहीं है। यह नीति कोई ठीक नीति नहीं है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि श्रम का मूल्य बढ़ने दिया जाए। जो श्रमिक है उसका कॉम्पिटिशन मशीनों के साथ होने दिया जाए। लेकिन जब तक पेट्रोल, डीज़ल का दाम कम रहेगा तब तक जो श्रमिक है वो मशीनों के साथ कॉम्पिटिशन कर ही नहीं पाएगा। तो ये इस विषय को मैंने आज रखा बुद्धि और शिक्षा दोनों में क्या अंतर है और साथ ही साथ आप वो वो शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है, बुद्धि और श्रम, इस विषय को रखा है। आप लोग अपने विचार रखेंगे तो इस चर्चा को आगे हम लोग बढ़ाएँगे और मुनि जी हमारा इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। आपको बोलना है? अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरे भांजे का ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। पूछो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो जैसे सरकारी नौकरी है उसमें कितने होते हैं 5,000 ना? क्या 5,000? मतलब 5,000 लोग जो सरकारी नौकरी में काम करते हैं। 5 करोड़ लोग ना? अच्छा 5 करोड़ लोग अम, उनमें से जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ गांव में एक आदमी रहता है वो बैल चला लेते हैं क्योंकि वो श्रमी रहता है बट जो मतलब पढ़ा लिखा होता है वो अपने लो क्वालिटी का मतलब काम नहीं करेगा मतलब उसको काम मिल भी सकता है पर वो करना चाहेगा ही नहीं क्योंकि उसको वो लो क्वालिटी का काम लगता ठीक है, बिल्कुल सही। हेलो पाठक जी, गुड इवनिंग। है। गुड इवनिंग। कैसे सब? तो लो और स्लो दोनों रहेगा ना? एक ही को रखना चाहते हैं आप? ठीक है क्या श्रीकांत कहना जी था? आप रखिए इस विषय पे कुछ। नहीं, मैं कहा कि लो और स्लो दोनों रहेगा ना? श्रम का तो मूल्य बढ़ ही रहा है, कहाँ श्रम का मूल्य घट रहा है? और आ गई बात ही उतना नहीं बढ़ रहा तो मशीन नहीं रहेगा तो काम भी तो नहीं होगा ना। देश आगे बढ़ेगा नहीं, मशीन नहीं होगा तो। महात्मा गांधी जी से कहने लगी है कि श्रम श्रम,
तो ऐसे तो देश को बर्बाद करना पड़ेगा ना, कि सरकार से खाली थोड़े देश ठीक होगा। देखे थे अभी नरेंद्र मोदी अभी छोटे छोटे मशीन लाए हैं जो चीन में हुआ करता था, भारत में कांग्रेस वाला बनने नहीं देता था। बड़ा बड़ा जहाज जैसा मशीन बनाता था जो ना कि 50 लाख दाम है, 30 लाख दाम है, तो अब वो छोटा किसान खरीद नहीं सकता था। अब 50,000 60,000 रुपए का ट्रैक्टर बिक रहा है बाजार में। ये हुआ है, चीन इसी रास्ते पर गया था, छोटा छोटा मशीन बनाया जो लोगों के उपयोग था, गांव के उपयोग का था। मशीन को कोऑपरेटिव को डिस्टर्ब किया सबसे अधिक ना, कोऑपरेटिव को लूट लिया माफियाओं ने। तो कोऑपरेटिव रहता है तो हमारा गांव भी विनोबा भावे का है कि कोऑपरेटिव मिल करके कुछ करो, तो मिल करके करने तो नहीं दिया ना। अब वो विनोबा भावे भी चुप हो गए, अब पता नहीं गांधी जी के भक्त है तो इंदिरा गांधी के भी भक्त है। यही सब बात है। श्रम ठीक हो रहा है, औद्योगिकीकरण भी ठीक होना चाहिए। करेक्टर का कोई शिक्षा एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप सबके काम का है। काम का ये है कि स्कूल इस माने ईसा ईसा मसीह इस स्कूल गुरुकुल मैंने गुरुकुल हटा करके ईसा का कुल ला दिया है। तो हम लोग तबाह होने का, हमारा मैकाले का शिक्षा पति जो यही है वो ईसा मसीह वाला ला दिया है ना, तो सब लोग तबाह रहा है, करेक्टर नहीं पैदा होता है। दमन नहीं तो हमारे गुरुकुल करेक्टर पैदा कर देते हैं, लोगों में चरित्र पैदा करते थे। जो पाठक जी कह रहे हैं कि आप वो काम नहीं कर सकते हो तो सबका रोते हो। थैंक यू। बात किसी और साथी का कोई प्रश्न है? जी नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी। ये वीडियो हमारा होस्ट नहीं हो रहा है, लिख के आ रहा है कि ऊपर से होस्ट कर दिया गया है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तो आवाज ठीक आ रही है। यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट है डिस्टेबल इट। हाँ, कोई बात नहीं, होस्ट ने कर दिया होगा। आप ऑडियो आ रहा है आपका स्पष्ट? अच्छा अच्छा। देखिए आपने जो चर्चा की थी बहुत अच्छी चर्चा है। इसमें एक चीज हमें सीखनी जाननी पड़ेगी। जैसे हम शिक्षा के विषय में थोड़ी सी बात करते हैं तो शिक्षा शब्द को यदि आप लेंगे भारतीय परंपरा से, तो शिक्षा का मतलब अक्षर ज्ञान से नहीं रहा है, शिक्षा का मतलब सीखने से रहा है। जितने भी हमारे जो कार्य हैं उन सब में शिक्षा अर्थात सीखना, और सीखने के द्वारा हम अपने जीवनचर्या में उस चीज को लाएं। जैसे हमारे आदरणीय अभी श्रीकांत जी ने शब्द बोला था, वो मेरे वरिष्ठ हैं, बड़े हैं। अभी वो लॉर्ड मैकाले को तो कह दिया गया, लेकिन हमने वही गुड इवनिंग की और वही थोड़ी सी बात को रखी। मैं छोटा हूं, यदि मेरी कोई गलती भी हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यही वास्तव में चीज हमारी भारतीय परंपरा को तोड़ने का काम किया। जैसे कि
जो स्कूली शिक्षा है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा था कि ये शिक्षा जो है वो स्कूल से आई और लॉर्ड मैकाले की ये पद्धति रही। स्कूल का भी अर्थ यदि उसमें देखें हम लोग, तो जो कॉन्वेंट स्कूल है, कॉन्वेंट का अर्थ अनाथालय हो जाता है, आप डिक्शनरी में जाएंगे, लेकिन हम सब उसको गर्व महसूस करते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाना। और वहां केवल अक्षर ज्ञान ही दिया जाता है, न किसी तरह का कोई जो भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपरा के जो कार्य रहे या भारतीय परंपरा की जो व्यवस्था रही शिक्षा को लेकर के, काम को लेकर के, उद्योगों को लेकर के, तो फिर हमने वो चीज जानी नहीं, सीखी नहीं। कल एक चर्चा आई थी कि एक मुस्लिम का बच्चा है या अदर कोई बच्चा है, वो 15 साल का बच्चा कोई काम सीख लेता है, मोटरसाइकिल संभालना, साइकिल संभालना, गाड़ी संभालना, 20-25 साल में एक अच्छा सा अपना व्यापार खड़ा कर लेता है। तो ये सीखना ही शिक्षा कहलाती थी, जो कि हमारी गुरुकुल की पद्धति के अनुसार 64-63 विद्याएं पढ़ाई जाती थी और उसमें ही सारा व्यवसाय कार्य भी आता था। रही बात ये वैज्ञानिक पक्ष हमारा, तो वैज्ञान भी जो है वो धर्म का या एक समाज का अंग रहा था, जिसके अंदर जैसे दिमाग का कैलकुलेशन होता था, जिसके अंदर जिस तरह की दिमाग की क्षमता होती थी, वो अपने अपने उस क्षेत्र में चले जाते थे। लेकिन आज बुद्धि के साथ जो बुद्धि का तो हर जगह प्रयोग होगा, बुद्धि को बढ़ाना भी चाहिए और बुद्धि का उपयोग भी करना चाहिए, परंतु बुद्धि का उपयोग केवल बाबूगिरी में ही है, आईएएस पीसीएस तक ही है। बाकी मैं समझ रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रयोग करना चाहते हैं, विज्ञान में कोई उन्नति तरक्की करना चाहते हैं और समाज से हैं, सोशल से हैं, तो आपको बहुत बड़ा ऐड कोई दी जाए या कोई स्थिति परिस्थिति दी जाए, आप पहले अपने आप को सिद्ध करेंगे अपने आप से, आपके पास आर्थिक कुछ मजबूती है या नहीं है, तब भी आप अपने आप को सिद्ध करेंगे और सरकार के सामने ये बात पहुंचे कि साहब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई जो है वैज्ञानिक आविष्कार कर सकते हैं, तब हो सकता है कोई संस्था के द्वारा किसी के द्वारा ऐड मिल जाए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सामने आ जाए वो चीज। तो जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा का जो एक अर्थ केवल अक्षर ज्ञान से मान लिया गया, इसका पर्याप्त जो है अर्थ नहीं होता। तो यहाँ शिक्षा का अर्थ व्यापक दृष्टिकोण से है। रही विद्या की बात, तो विद्या उसकी सहपाठी मान लीजिए, विद्या चरित्र निर्माण का कार्य करती है। विद्या से मनुष्य का जो है चिंतन सुधरता है, मनुष्य का बौद्धिक स्तर बढ़ता है, यदि वो विद्या जो है सकारात्मक है, वैज्ञानिक पक्ष की है। और वास्तविक जिसको हम वैदिक शिक्षा कहते हैं, जो वैदिक व्यवस्था, जैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वैदिक गणित बहुत ज्यादा टूल पकड़ रहा है, बहुत ज्यादा वो आ रहा है, तो इसको लोग समझ रहे हैं वैदिक गणित क्या होता है। तो वैदिक गणित को हम लोग बीच के काल में भूल गए थे, या कुछ ऐसी व्यवस्था, आयुर्वेद को भी कुछ ऐसी व्यवस्था ही हम भूल गए थे। तो जो वेदों के उसमें आए और जो सार्वभौमिक शिक्षा हो, जीवन का अनुपालन करने के लिए हो, सबके लिए हितकारी हो, वो विद्या, तो उससे चिंतन बढ़ता है और विद्या से ही विवेक आता है। और विवेक का कार्य सत्य सत्य का निर्णय भी हो जाता है। विवेक का कार्य दूसरे का नुकसान ना हो, मेरा फायदा ना हो, मतलब दूसरे का नुकसान भी ना हो और मेरा फायदा हो जाए, तो इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन दूसरे का नुकसान करके मैं अपना फायदा करूं, वो विद्या ही सिखाती है, शिक्षा नहीं सिखाती है। दूसरी बात ये, जहां तक श्रम की बात है, तो मैं कह रहा हूं तो पृथ्वी काल से रहा है, पृथ्वी मतलब सृष्टि काल से शायद ही ये कोई समय रहा हो जहां पर नियंत्रण व्यवस्था नहीं रही हो। क्योंकि ये ईश्वरीय व्यवस्था भी कहें या प्राकृतिक व्यवस्था कहें, क्षमता तो सब में एक सी नहीं होती है। क्षमता चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, और चाहे आर्थिक हो। आर्थिक क्षमता का भी यदि आप बंटवारा कर दें, एक साथ 3 भाई हैं, तीनों के बीच में 10-10 बीघा जमीन रख लें, तो एक उन्नति कर जाएगा, दूसरा कुछ कम करेगा, तीसरा शायद नहीं कर पाए, या तीनों बराबर कर दें या तीनों बिल्कुल नीचे चले जाएं। एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का, दोनों सगे भाई है, दोनों की प्रॉपर्टी बराबर है। आज मुकेश अंबानी को देखें और अनिल अंबानी को देखें, तो ये भी कुछ ऐसा व्यवस्था है कि शारीरिक मानसिक दिमाग भी एक सा नहीं हो सकता, और ना ही कहना चाहिए कि आर्थिक पक्ष जो है
ये सामाजिक संतुलन। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि हम नैतिक नहीं है, यदि हम एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है, या हमें दूसरों के दुख का, दूसरों की किसी भी इच्छा का, दूसरी जो एक स्वतंत्रता की बात कह देते हैं हम लोग कहते हैं, या सामाजिक व्यवस्था की बात कहते हैं, सामाजिक संरक्षणा की बात कहते हैं, उसको बनाए रखने के लिए बुद्धिजीवियों का जो दायित्व है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं समझ रहा हूं क्योंकि बुद्धिजीवी एक दिशा निर्देशन के रूप में कार्य करते हैं, तो उनका दिशा निर्देशन मात्र फिर अपने सुख के लिए ही रह जाता है। और इस बात को मैं थोड़ा सहमत हो सकता हूं, फिर जो हमारे नीचे के कम बुद्धि के व्यक्ति हैं या जिनमें श्रम करने की सामर्थ्य ज्यादा होती है, उनका दोहन करने लगते हैं या उनका शोषण करने लगते हैं। तो उतना तक तो मैं मान सकता हूं। बाकी तीनों चीजें समानता के आधार पर, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, ये क्षमता तो कभी कभी प्रकृति ने ही कुछ ऐसा किया है, और उसमें कम ज्यादा 19-20 मिलेगा रहता है। क्षमताएं, किसी की क्षमता समझने की बहुत ज्यादा होती है, प्रश्न नहीं कर पाते तब तक उसका उत्तर वो खोज लेते हैं। दूसरी एक चीज और थी, कभी हमारी प्राचीन व्यवस्था में एक साइकोलॉजी, मनोविज्ञान शब्द आती है, और मनोविज्ञान एक शास्त्र था, और एक हमारे यहाँ पर दर्शन था, दार्शनिक। साइकोलॉजी का मतलब यही होता था सामने, आज तो इनके विषय में करना भी नहीं चाहते लोग, पढ़ना भी नहीं चाहते इन विषयों के लिए। तो भारतीय परंपरा एक व्यापक दृष्टि में शिक्षा और विद्या दोनों ही जुड़ी हुई थी, और उन दोनों ही जुड़ी हुई से मनुष्य का विकास होता था, भौतिक, अर्थात भौतिक से तात्पर्य है जीविका का, और अध्यात्म जो विद्या से, उसका अध्यात्म या जीवन या नैतिक, यानी वो मानव बनता था। और वास्तव में वही उन्नति का आज जो हम देख रहे हैं उन्नति, वो एकांक की उन्नति है। हमारी अवनति का कारण और जो आज हमारी थोड़ी गिरावट आ रही है नैतिकता में, उसका कारण शिक्षा ही है। वहां पर विवेक नहीं मिल रहा, शिक्षा से विवेक नहीं मिलता है। तो विद्या का हास्य होना जो है हम सबकी यहाँ पर रही है। दूसरी बात, बस मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। दूसरी बात ये कि जो हमारी सरकारें हैं, या फिर जो IAS PCS हैं, या जो और इस तरह के व्यवस्था को चलाने वाले लोग होते हैं, उनके दिमाग में ये चीज कभी भी नहीं आती है, कभी भी इस चीज को उन्होंने नहीं आया। जैसे में देवेंद्र शर्मा जी हैं, एक अर्थशास्त्री, बहुत अच्छे रहे हैं। उनके अर्थशास्त्र की में जो डिबेट करते हैं, और अर्थशास्त्री, मतलब एक जो वो डिबेट करते हैं देवेंद्र शर्मा जी, तो सारे लोग निरुत्तर हो जाते हैं, और कहते हैं कि भारत के लिए तब तक रोजगार की ओर नहीं लौटाया जा सकता, तब तक रोजगार नहीं दे सकता जब तक आप कृषि को बढ़ावा नहीं देंगे, कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं लाएंगे, और भी बहुत सी बातें। लेकिन कोई भी सरकार, और ये सब जो IAS PCS हैं, ये सब जैसे ही किसानों के लिए, कृषि के लिए, या कुछ कृषि की उन्नति तरक्की के लिए कोई ऐसी योजनाएं लाते हैं, बहुत सारा धन सरकार को देना पड़े, तो इस पर सब खड़े हो जाते हैं, अरे साहब ये तो बर्बाद हो जाएगा देश, ये है वो है, ढिंका फलाना, बहुत सारा। और वहीं उद्योग की बात आए, कंपनियों की बात आए, उनके लिए जो है वो सब दे दिया जाता है उस तरह से। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रोजगार तो जो है वो गांव से ही उपलब्ध होंगे, प्रकृति से, खेती से, जो सामान्य वर्ग के रोजगार हैं। बाकी रोजगार जो कंपनी है जो है वो बुद्धिजीवी खड़े ही कर लेते हैं, और खड़े करने के बाद श्रमजीवी है जो उसमें लग जाता है उनका पिछलग्गू होकर के, और दिशा निर्देश पे काम करता है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन जो एक सामान्य वर्ग काम कर पाता है, वो सामान्य वर्ग के अनुसार हमारा जो पशुपालन है और कृषि उद्योग है, कृषि से, कृषि उद्योग नहीं है, कृषि से और पशुपालन से सारे उद्योग बहुत अच्छे तरीके से, मतलब पशु से कई उद्योग तैयार हो जाते हैं। आजकल तो गोबर की लकड़ियां ही बनने लगी, गोबर के दीपक बनने लगे, गोबर के उपले जो हैं 500-600, जो अमेरिका कभी कहता था कि इससे मतलब ये बीमारियां होती हैं, आज वही अमेरिका यज्ञ की, हवन की, और उन्हीं उपलों की, गाय के गोबर की राख को पैकेट करने के बाद में, पैकिंग करने के बाद बेचने लगा। तो बहुत सारे उद्योग जो हैं वो काम उसमें से निकल आते हैं, पशु उद्योग से, पशुपालन से, कृषि से। उसी में बहुत सारे लघु उद्योग छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं, जो ये समस्या खत्म की जा सकती है। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं हो रहा है, और कहीं कुछ करते भी हैं तो जो हमारा प्रशासन है, जो अर्धकारी वर्ग है, या जो इस तरह की व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं उपलब्धता उनको नहीं करा पाता।
जैसे एक छोटा व्यक्ति लोन लेने के लिए जाए, इतनी उसके दलाल या इतनी व्यवस्था खड़ी कर देते हैं कि उसको नहीं मिलता, और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए लोन मिल जाता है और सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। तो मैं समझ रहा हूँ ये है, लेकिन तीनों का समन्वय अलग है, और ये प्रकृति से ही है, ना तो शारीरिक व्यक्ति एक सा होगा, ना मानसिक होगा, और ना ही आर्थिक होगा। दूसरा ये है कि शिक्षा का अर्थ व्यापक दृष्टि में यही है, सीखना जीवनचर्या के लिए, विद्या का अर्थ जीवन निर्माण का। और तीसरी बात मैं समझ पा रहा हूं कि श्रम का शोषण नहीं होना चाहिए, बल्कि श्रम को प्रोत्साहित करना चाहिए, और श्रमजीवियों को अपना भाई मान करके बुद्धिजीवी जो है, बुद्धिजीवी भले ही बड़े भाई की अपनी रूपरेखा तैयार करके वो चलें, और श्रमजीवियों के लिए मान सम्मान की दृष्टि से उनका जो दैनिक जीवन है, दैनिक व्यवस्था है या आजीविका है, उसको ठीक से चलते रहे, इस पर ध्यान देते हैं। तो ये जो है कुछ हमारे संविधान में, राज्य व्यवस्था में कमी है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम करूंगा। ब्रजेश जी भाई साहब, मैं जरा सा ये समझना चाह रहा था, ये जो जी 2-3% या 3-4% की बात होती है कि इतने प्रतिशत ही सरकारी नौकरी मिल सकती है, जी यह डाटा किस आधार पे लिया गया? क्या ये जन कल्याणकारी अवधारणा के अंतर्गत है, या राज्य सुरक्षा और न्याय की जो हम बात कर रहे हैं उसकी? ये आंकड़ा आखिर आया कहाँ से 2-3% से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती? क्योंकि चीन तो हम देख रहे हैं कि एक तरीके से अप टू 80% लोगों को सरकार के तरफ से ही दे रही है, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां लगभग लगभग सरकारी हैं, और उन सरकारी फैक्ट्रियों से काम के आधार पे सबको टोकन के हिसाब से सारी व्यवस्था मिल रही है, जैसा लोग बताते हैं, मैंने देखा नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरियां और बढ़ाई जा सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। इस पर आप क्या कह रहे हैं? ऐसी ही स्थिति जो चीन में है वही स्थिति लगभग पाकिस्तान में भी है। वहाँ जितने भी एक पैकेट बनाना, एक पेंसिल बनाना, माचिस बनाने से लेके जो सारा काम है वो वहाँ की सेना कर रही है। यानी कि वहां पर देखा जाए तो सेना का शासन चलता है। इसी प्रकार से आप वहां देखेंगे, अगर क्या कहते हैं चीन में, तो वहां आपके फंडामेंटल राइट बाधित हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ सरकार के ही अधीन है। तो अगर सब कुछ सरकार के ही अधीन है, सरकार ने सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, अस्पताल सब कुछ अपने अधीन ले लिया है, बैंक से लेकर के सारा सेक्टर और सारा उत्पादन अगर सरकार के ही अधीन है, तो फिर जितने भी जॉब्स रहेंगी वो गवर्नमेंट के अंडर अंडर में ही रहेंगी। अभी चीन में एक बड़े उद्योगपति थे जिनका भारत में ये पेटीएम या कुछ और एक अलीबाबा ग्रुप के हैं। तो उनको क्या किया चीन ने उन पे नजरबंद कर दिया, या उनको उन पे कुछ कार्रवाई कर दी। तो उद्योगपतियों को स्वतंत्रता नहीं है, उद्योगपतियों की जो संपत्ति है वो भी सरकार के पास ही है। तो जब सब कुछ सरकार के पास ही है तो सरकार 80% या 100% भी दे सकती है। हम एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जहां पर जो तंत्र है, वो जो लोग है वो तंत्र से अधिकतम मुक्त हो, और हम पूरी निर्भरता अगर समाज की सरकार पर ही कर देंगे तो सरकार नौकरी तो देगी, लेकिन उसके बदले में हमारी जो स्वतंत्रता है, जैसे चीन में छीन लगी है, हमारी स्वतंत्रता चली जाएगी। यही स्थिति लगभग पाकिस्तान में भी है कि वहां वहां पे सब कुछ नियंत्रण सरकार में है। पेंसिल बनाने तक का काम वो, सॉरी, सेना के हाथ में पेंसिल बनाने तक का काम अगर कोई करता है तो वो सेना करती है। तो सेना उसका बजट भी फिर सारा का सारा अपने आप वो करती है, आतंकवाद में और हथियारों में खर्च करती है। देश की स्थिति एक तरफ हो रही है। चीन से तो कोई खबर बाहर निकल कर आती ही नहीं है, सबके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए हैं। और हम देखते हैं वहां पर जो मीडिया है, मीडिया की भी स्वतंत्रता नहीं है। कोरोना काल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो कुछ खबरें वहां से बाहर निकल कर आ ही नहीं पाती हैं। लेकिन ये सत्य है कि अगर सब कुछ सरकार के ही अधीन ही रहेगा तो सरकार 80%, 90% नौकरी सरलता से दे सकती है, आपकी स्वतंत्रता को बाधित करते हुए। एक सवाल ये बनता है भाई साहब कि देखिए, पाकिस्तान और चीन की तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। नहीं चीन नहीं। आर्थिक स्थिति में जहां पे टिका हुआ है, और चीन जिस जगह पे है, पाकिस्तान जिस जगह पे है, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। आज हम अगर ये कहते हैं कि चीन की चीजें बाहर नहीं निकल पाती वहां अंदर, कि उनके यहाँ क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन उसका जो एक कैपिटल है, उसका जो टर्नओवर है, वो अनबीटेबल है किसी भी देश के लिए। भले तीसरे नंबर पर दिखता है, लेकिन अगर उसकी क्षमता, उसकी
व्यवसाय को अगर आप देखेंगे तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री है, उसके पैरेलल कोई नहीं टिकता। तो ये ठीक सरकारी कह रहे हैं। नौकरियां मुझे लगता है कि दी जा सकती हैं और बढ़ाई जा सकती हैं। बस ये है कि अच्छा, दूसरी बात एक आपने कही कि कॉरपोरेट्स के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो कॉरपोरेट्स के पास अधिकार देने की जरूरत क्या है? क्यों ना वो पब्लिक की प्रॉपर्टी हो, जैसा जैसा कम्युनिस्ट कहती है कि एक उपक्रम जो भी उद्योगपतियों को हम क्यों इतना दे, क्योंकि देखा है पीछे के इतिहास में भी हम लोग सुनते हैं कि 14-14 घंटे 10-10 घंटे जबरदस्ती काम कराना, माओ को अपने बच्चों तक का दूध पिलाने की अनुमति ना देना, इस तरह के भी इन कॉर्पोरेट्स ने किया है। जितने कुकर्म किए हैं उस हिसाब से तो आज कोई भी व्यक्ति कितना भी मानवाधिकार की बात करने वाला भी कॉर्पोरेट्स के लिए थोड़ा सा बात दबी जुबान से कहता है। तो कॉर्पोरेट्स के लिए क्यों हम इतना ज्यादा परेशान हो? क्यों ना उस चीज को हम पब्लिकलाइज कर दें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, ज्यादा से ज्यादा मुख्य धारा में शामिल हो पाए। ठीक बात है, आप सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सोशलाइजेशन के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। सामाजिकरण को हम निजीकरण से बेहतर कहते हैं, लेकिन निजीकरण को हम सरकारीकरण से बेहतर कह रहे हैं। तो वास्तव में होना तो सब कुछ समाज के अधीन ही चाहिए। पावर का भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, राइट्स का भी होना चाहिए, और इकोनॉमी, तीनों का डिसेंट्रलाइज होकर के समाज के पास ही आना चाहिए। लेकिन जब हम कम्युनिस्ट सरकार की बात करते हैं या चीन की बात करते हैं, तो वहां पर भी समाज के हाथ में कुछ नहीं है। सब कुछ जो है वो तो देखिए एक तरह से सरकार के हाथ में है, तानाशाही है। तो तानाशाही में मुनि जी भी कहते हैं दो ही चीजें होंगी, या तो कुव्यवस्था होगी या तो सुव्यवस्था होगी। तानाशाह की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। चीन अपने आप को जो है सुव्यवस्था की तरफ आगे लेके बढ़ गया, अपने आर्थिक उन्नति की, और दुनिया में आज देखते हैं तो 18 ट्रिलियन के लगभग आसपास की इकोनॉमी हो गई है, शायद दूसरे नंबर पे है अमेरिका के बाद। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था पर है, सबके फंडामेंटल राइट भी है, उसके बाद भी प्रगति कर रहा है। तो निश्चित स्तर पर जो है, अगर तानाशाही में कुव्यवस्था या सुव्यवस्था दोनों संभव है, लेकिन मार्ग वो भी पकड़ा जा सकता है जो अमेरिका का है, जो है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्रता भी है, और वो लोग आर्थिक उन्नति भी कर रहे हैं। भारत की बात की जाए तो भारत में देखिए, हमारी सरकारों का जो तुष्टीकरण है, या फिर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितनी अनस्टेबिलिटी इंडिया में दिखाई देती है, उतनी किसी और सरकार में दिखाई नहीं देती है। तो ये अनस्टेबिलिटी एक कारण हो सकती है कि भारत उस तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि चीन की जो प्रगति हुई है वो मात्र पिछले 30 से 40 साल में ही हुई है। हम 1990 से पहले देखते हैं तो भारत और चीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था जितना डिफरेंस आज हो गया है। तो 30 सालों में निसंदेह बहुत अधिक प्रोग्रेस किया है, लेकिन सोशलाइजेशन की तरफ वो भी नहीं बढ़े हैं। वो बढ़े हैं तो सारा का सारा गवर्नमेंटलाइजेशन की तरफ ही बढ़े हैं वो लोग। सहमत। किसी और भाई का कोई प्रश्न हो तो ले लें, अन्यथा मीटिंग समाप्त करें, लंबा क्यों खींचे। आपको कुछ बोलना है? ये माता जय प्रसाद जी। जी, अर्पित जी जी जी, माता प्रसाद जी आप आवाज आ रही? बताएं। जी जी। हाँ भैया जी, जैसे ज्ञान और शिक्षा में थोड़ा क्या अंतर है? शिक्षा दूसरों के द्वारा प्राप्त होती है, ज्ञान स्वयं का अनुभव है। जैसे किसी ने आपको बता दिया कि सामने एक वायर में करंट बह रहा है, तो वो बताया है, लेकिन उसने आपने आपने उसे छू जी के देख लिया तो आपको अनुभव हो जाएगा। या पानी ठंडा है, किसी ने आपसे कह दिया, तो आपने छू कर देख लिया तो अनुभव हो जाता है। अनुभव स्वयं निष्कर्ष निकालता है। आइंस्टीन का या दुनिया भर के जितने भी हमने जो फिजिक्स की किताबें पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की किताबें पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने लिखा है या जिन लोगों ने इस पे शोध किया है, रिसर्च किया है, वो उनका स्वयं का अनुभव रहा है। वो हमारा अनुभव नहीं है, हम दूसरे के अनुभव को पुस्तक में पढ़ रहे हैं। यही दोनों में अंतर है। जी, ठीक है ठीक है। माता प्रसाद जी, आप कुछ बात रखना चाह रहे हैं? जी भैया, जय सिया राम। जय श्री राम। आपने विषय को बहुत अच्छे से, चूंकि प्रारंभ से मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ पाया था, इसलिए शुरुआत से तो नहीं सुना, लेकिन आपने ज्ञानेंद्र भैया, सुनील आचार्य जी, सभी ने बहुत अच्छे से विषय को रखा। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो तो जानकारियों को
अपनी, क्योंकि प्रतिभा तो प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई प्रतिभा दी है, और शिक्षा का काम है उस प्रतिभा को निखारना, अर्थात जीवन स्तर को बेहतर, जीवन जीने की कला में उसको प्रवीण करना, कुशल करना। तो जिस व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा है उसमें निखार कैसे आए, इसके लिए उसकी इच्छा के हिसाब से, अभ्यर्थी की इच्छा के अनुसार, और उसको जानकारियां दे करके उनको जीवन में अपनाए, और अपना करके अन्वेषण करें। अर्थात जो प्रकृति की घटनाएं हैं, घटित होती हैं, उन प्रकृति की घटनाओं को तर्क सहित सिद्ध करने के लिए वो प्रेरित हो आगे, जिस भी क्षेत्र में उसकी कुशलता है, प्रतिभा है। और जब उस दिशा में वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है तो वो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है तो जीवन निश्चित रूप से बेहतर होता है। वही हमारे समाज के सामने अन्य लोगों के लिए जानकारी हो जाती है। एक व्यक्ति को ज्ञान हुआ, दूसरे व्यक्ति के जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करने से सरल हो गया, सहज ज्ञान उसको अनुभव हो गया। दूसरी चीज, बुद्धि तो सभी के पास होती है, लेकिन विवेक कैसे काम करे, वो विवेकशील कैसे बने, इसके लिए तो उसको अभ्यास करना ही पड़ता है। जब किसी काम को बार बार करेगा तो उसमें सुधार आता है, उसमें वो दक्ष होता है, कुशल होता है। ये जीवन को जीने के लिए कुशलता बहुत आवश्यक है। इसलिए जीवन एक, हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं या जो हाई एजुकेशन देते हैं, जैसे IIT है या MD है, जितने भी उच्च क्लास के शिक्षा के संस्थान हैं, वो कभी भी बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि आपको हम नौकरी करने के लिए शिक्षित कर रहे हैं या आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपको दक्ष करने का काम कर रहे हैं। उनका सीधा सीधा मतलब रहता है कि शिक्षा का नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा का मतलब है आपके जीवन स्तर को उच्च करना, बेहतर जीवन आप कैसे जिएं, जीवन स्तर को सुधारना। ये हमारी शिक्षा का आज का जो हम समझते हैं पर्याय है। श्रम का महत्व हमेशा रहा है, लेकिन मशीनरी के आने से मानव श्रम जो है उसमें जरूर कमी आई है, क्योंकि मशीनें आ गई तो जहां 10 व्यक्ति काम करते थे वहां अब 1 व्यक्ति की आवश्यकता है कि जो मशीन को हैंडल कर सके। इससे भी जो व्यक्ति कृषि काम में लगा हुआ है उसके काम में थोड़ी सी बाधा आई है। दूसरी चीज, हमारी सरकारों का हमारे समाज में जो दखलंदाजी रही है उद्योगों के लिए, क्योंकि सारे के सारे उद्योग कृषि पर आधारित हैं और कृषि के लिए श्रम उपलब्ध होना अति आवश्यक है। कृषि हमारे जलवायु और मौसम पर निर्भर करती है। वो हमेशा उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है कि इतना साफ अनुमान लगाया इतना पैदा हो ही जाएगा। कभी मौसम अच्छा रहता है तो फसल अच्छी हो जाती है, उत्पादन अच्छा हो जाता है, मौसम खराब हो जाता है तो आई हुई फसल भी खराब हो जाती है। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि कृषि को हमें, जिस प्रकार से हमारी पुरानी पद्धति थी, जो समाज का ढांचा बना हुआ था, उसी प्रकार से जो गांव-गांव कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, जिनमें ज्यादा हानि भी नहीं होती थी और सबके परिवार भी यथा स्थिति में चलते रहते थे, ना कोई गरीब था। मतलब आर्थिक विषमता कम थी पुराने समय में। समाज का होल्ड ज्यादा था व्यवसायों पर, क्योंकि वो अपनी आवश्यकता की चीजें स्वयं बना लेते थे। जब आवश्यकताएं कम थी तो अपनी आपूर्ति के संसाधन उनके पास पर्याप्त मात्रा में थे। आज भौतिक जगत में, क्योंकि आदमी लग्जरी की ओर बढ़ रहा है, आराम चाहता है, शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहता है, वो केवल बौद्धिक परिश्रम के ऊपर निर्भर होना चाहता है। जब बौद्धिक परिश्रम से कोई पैदा नहीं होता है कुछ, वो पैदा हुए
से कोई नया माल बना सकता है। ये हमारे समाज में एक प्रकार से धारा चल पड़ी है कि शिक्षा करें, शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा के बाद हम नौकरी करें। मतलब मालिक कोई नहीं बनना चाहता है, सारे के सारे नौकर बनना चाहते हैं। ये समाज की मानसिकता बदलनी होगी और तभी हमारी कृषि का भी उन्नयन होगा। और कृषि का उन्नयन होगा तो आर्थिक असमानता भी कम होगी। हाँ, एक दूसरे के सह अस्तित्व पर, एक दूसरे पर निर्भरता जरूर बढ़ जाएगी। एक काम करेगा तो दूसरे को भी काम करना पड़ेगा। और वो जब तक नहीं होगा जब तक ये जो हमारी सरकार है, शासन है, वो आजकल जैसे कंट्रोल से गेहूं बांटना, चावल बांटना, ये चीज नहीं करेगी, क्योंकि इससे समाज आलसी हो रहा है और उसके पास खाने को है ही। और सरकार ने दारू के ठेके खुलवा दिए हैं तो दारू शाम को पी के और अपने सो जाते हैं। ये समाज में विकृति पैदा हो गई। ये सारी अव्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई गई है। समाज का इसमें कम योगदान है। और स्वतंत्रता तो ना पहले थी, व्यक्ति ना पहले स्वतंत्र था, ना आज स्वतंत्र है, ना आगे स्वतंत्र रहेगा। क्योंकि स्वतंत्रता तो हमारे नाक पर आकर खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर हम उससे आगे बढ़े तो हम किसी ना किसी की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करेंगे ही। इसलिए हमें नियंत्रित तो रहना ही पड़ेगा। जी ब्रजेश भैया, आगे आप और इसमें मार्गदर्शन करें। जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। मैंने इस विषय में एक बात रखी थी कि सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो पढ़ लिख ले रहा है, शिक्षित हो जा रहा है, फिर वो श्रम का कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। इस शिक्षित बेरोजगारी जो है ये एक बड़ी समस्या है कि अनपढ़ आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है और शिक्षित व्यक्ति के पास बुद्धि और श्रम दोनों है। लेकिन उसके अंदर जो सुपेरिटी का भाव आ जाता है कि मैं सुपीरियर हूँ और ये काम मेरे लिए अब इंफीरियर है, तो उस परिस्थिति में बेरोजगार रहना वो पसंद करता है। मुझे लगता है कि बेरोजगार रहने की तुलना में ये अच्छा है कि वो कुछ कर ले। लेकिन जो बेरोजगारी है उसमें शिक्षित बेरोजगारी अधिक दिखाई देती है। और अभी स्टेटमेंट भी आई, क्या पकौड़ा तलना रोजगार है, क्या चाय बनाना रोजगार है। बहुत सारे कामों के लिए कहा जाता है कि यह रोजगार है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि फिर रोजगार क्या केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है, इसके अलावा किसी और को रोजगार माना ही ना जाए। बात जो आपने कही कि जैसे छोटे-छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और उससे जो है पावर का और इकोनॉमी का मैं कहता हूँ डिसेंट्रलाइजेशन होना। जैसे हम ग्रामीण व्यवस्था में ही देखते हैं तो एक गाँव अपना प्रोडक्शन खुद कर लेता था, अपनी आवश्यकता की चीज़ें। अब आवश्यकताएँ भी बढ़ती चली गई, लेकिन कहीं न कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जो क्वांटिटी मास क्वांटिटी होती है। अब आप देखेंगे वो जो बैल थे तो बैलों से वो लोग जो वो निकालते थे, जो सरसों का तेल या कुछ निकालते थे, या कुछ मशीनें आई। अब वो मशीनें इस तरह से आ गई हैं कि वो निकाल तो तुरंत देती हैं, लेकिन वो पर सेकंड इतना अधिक तेज घूमता है वो मशीन कि जो क्वालिटी होती है, जो आप तेल खा रहे हैं, वो एक तरह से उसकी क्वालिटी इतनी डाउन हो जाती है कि शरीर में नुकसान करने लग जाता है वही चीज़। इसी तरह से आप और चीज़ों में भी देखेंगे, अब मेलामाइन का मिला हुआ दूध आ रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि शारीरिक क्षमता भी कम हो रही है, शरीर में बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, रोग भी बढ़ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ है कि जितनी आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से माँग भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो उस प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ लग रही हैं। तो जो अपने यहाँ उत्पादन कर रहे थे, वही जा कर के अब जो है कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, गुलाम हो जा रहे हैं। जी कल मैं सुनिए। एक लेख पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि गाँव में सड़कें तब पहुँची जब पूरा गाँव खाली हो गया। मतलब गाँव के युवा तो सारे शहर चले गए नौकरी करने के लिए। अब वहाँ सड़क पहुँच रही है। जब वहाँ उद्योग धंधे रोजगार पहुँचने थे तब तो नहीं पहुँचे। अब जब सड़क आएगी, बिजली आएगी तब कुछ काम स्टार्ट होगा, और जब सड़क बिजली आई है तब वहाँ कोई काम करने वाला नहीं बचा, वो सारे के सारे पलायन कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी समस्याएँ तो आ ही रही है। हम ये भी नहीं कर सकते कि मशीनीकरण सारा बंद ही हो जाए। मेरा ये है कि मनुष्य की जो अहमियत है उसको भी समझने की ज़रूरत है, उसका वो बिल्कुल वैल्यूलेस ना कर दिया जाए। अभी मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ पर पहले हमारे यहाँ कॉपी एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग का 6 लड़के काम करते थे। तो वो लोग करते थे तो उनकी इंग्लिश में पीएचडी थी, बैठ कर के हिंदी के पीएचडी करे हुए लोग थे, वो काम करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे। अब हुआ क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गई और
अब कॉपी एडिटिंग का सारा काम जो है एआई कर रहा है। तो एआई कर रहा है तो वो काम एआई जो है वो फटाफट कर दे रहा है। किसी भी फाइल को हम उसमें डाल रहे हैं, वो तुरंत उसमें कॉपी एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग कर देता है। तो पहले जिन 6 लोगों को काम दिया जाता था, उन 6 लोगों का काम हमने जो है बंद कर दिया। एक तरह से वो फ्रीलांसिंग का काम था। तो बाहर से लड़के थे, हम उठा के बाहर से लड़के को काम देते थे, अब वो काम उनको बंद कर दिया गया। अब वो सारा काम एक सॉफ्टवेयर है, उसको दे दिया गया, वो कर रहा है। तो हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव होने से भी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उस पे जो लोग डिपेंडेंट हैं, अब उनके लिए बड़ी रोजगार की समस्या हो जा रही है। कुछ ना कुछ इसका जो समाधान है वो तो निकालना पड़ेगा। हालाँकि एआई अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि इंसान के बराबर प्रूफ रीडिंग कर दे। लेकिन फिर भी इतना हो गया है कि कंपनियाँ धीरे-धीरे उस पर ट्रांसफर होना शुरू हो गई हैं। तो श्रमजीवी और बुद्धिजीवी दोनों के लिए एक चुनौती तो खड़ी हो रही है। और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मनुष्य के लिए ही मशीनें बनी हैं। अगर मनुष्य ही बेरोज़गार हो जाएगा, उसके पास ही काम-धंधा नहीं रहेगा, तो फिर मनुष्य की वैल्यू ही समाप्त हो जाएगी और समाज में किसी की उपयोगिता समाप्त ना हो, इसको सुनिश्चित करना भी समाज का ही दायित्व है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर तो रोटी का जो चूल्हा जल रहा है और पड़ोसी के घर कोई भूखे मर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी परिवार में 2 लोग 4 लोग कमाने वाले हैं, पति-पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, किसी परिवार में पता चला किसी के एक के काम है। समाज का अर्थ है हम अपनी चिंता करें कि हमारे परिवार में तो आवश्यकता है ही, दूसरे के परिवार की भी रोजी-रोटी चल जाए। ऐसा ना है कि अपनी भूख मिटाने के चक्कर में हम दूसरे को भूखा कर दें। इसीलिए बुद्धिजीवियों को, श्रमजीवियों का शोषण की नीति नहीं बनानी चाहिए कि आपकी सैलरी 8 गुना तेज़ी से बढ़े और उनकी बढ़ रही है 2% 3%। वैसे तो श्रीकांत जी ने भी रखा। जी, मैं जी। इसमें कुछ कहना चाह रहा था। जी। एक एक परिस्थिति ऐसी सोचिए कि ठीक है, बुद्धिजीवियों के विकास की जब बात आती है, उनके विकसित होने की बात जब आती है, तो कि कोई बात पहले करता एक ही है, लेकिन उसके लाभ हानि के पक्षों को देखते हुए वो लोग उसको स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं। उनका चूज, यानी कि आपने जीवन में जो निर्णय लिए हैं, आपने जिसका चयन किया है, वही आपकी समृद्धि को निर्भर करता है, वही आपकी समृद्धि को डिफाइन करता है। अब अगर आप श्रमजीवियों की ही उसी जगह पे देखते हैं, आज ये निश्चित तौर पे ये बात की जाती है कि सरकारी रूप से, या फिर यह कह लीजिए कि हर एक को लूट के सारा धन किसानों को दे दिया जाए। एक ये बात की जाती है, ज्यादा से ज्यादा धन दिया जाए। कितना दिया जाए कि 45 लाख करोड़ रुपए का टोटल अगर बजट है तो 35 लाख करोड़ रुपए सिर्फ किसानों को दे दिया जाए, यह भी बात की जाती है। और अगर एक मतलब अव्यवहारिक बातें जो कि इम्पॉसिबल है, सिर्फ डकैती करने की बात, आजकल के किसान या खेती करने वाले अधिकांश श्रमजीवी सिर्फ डाकू हैं। और अगर कुछ कहा जा सकता है उनको, तो मूर्ख कहा जा सकता है। मूर्ख क्यों कहा जा सकता है? कि उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जा सके, कृषि उत्पाद को बाजार में खड़ा किया जा सके बराबर में। जहां एक फैक्ट्री का उत्पाद जिस जगह पे खड़ा होता है, उसी जगह पे कृषि उत्पाद भी खड़ा हो, यह स्थिति में आ सके, इसके लिए सरकार कृषि कानून लाती है तो पूरे देश में वो हल्ला खड़ा हो जाता है। और उसी जगह पे ये बात करते हैं हमको 36 लाख करोड़ सारा दे दो, पूरे देश का संसाधन लूट करके। तो लूट करके क्या दो? तो जो कॉर्पोरेट है उनको भूखा मार दो, उनका सारा पैसा दे दो। जो नौकरी पेशा है वो तो कुछ काम करते नहीं है, उनका भी सारा पैसा दे दो। जो बिजनेसमैन है वो तो पूरी तरीके से बेकार ही है। कम्युनिस्टों ने यही पढ़ाया ही है कि जो बिजनेस करने वाले होते हैं वो शोषक होते हैं, तो उनको भी लूट लो। तो लूट करके क्या चाहिए कि वो क्या कहते हैं, आपने देखा था ना किसान आंदोलन के समय कार में रख के दारू बांट रहा था और दारू बाहर लेने वालों की लाइन लगी हुई थी, और एसी के लगे हुए और बड़े बड़े मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स लेकर के ये लोग आए और देश को मतलब ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। तो श्रमजीवियों का जो चयन है वो बहुत गलत है। ये कभी भी श्रमजीवी है नहीं, ये काम नहीं कर श्रमजीवी रहे नहीं हैं। थे सारे। नहीं, आप ये सोचिए कि आखिर कोई काम कैसे, विकास का काम कैसे होगा? उनको स्ट्रीम लाने के लिए, उनको स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए हम और आप बात कर रहे हैं ना कि बुद्धिजीवियों के बजाय श्रमजीवियों को भी स्ट्रीम लाइन में लाया जाए। लाया कैसे जाए? या तो वो ब्लैकमेल्ड होंगे, या फिर वो कुविचारित होंगे। सुविचारित होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो उनका विकास हो कैसे? मेरे समझ से इस पर सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है।
नहीं, ठीक बात है। श्रमजीवी तो बेचारा सोच ही नहीं सकता, पॉलिसी बना ही नहीं सकता। पॉलिसी देखिए, बनाते हैं सारे के सारे बुद्धिजीवी ही, और भाई बुद्धिजीवी पॉलिसी बनाएंगे भी, प्रश्न ये खड़ा हाँ, होता है, पॉलिसी बनाएंगे भी तो एक कोई ऐसा आदमी जो कि अपने आप को किसान कह देगा और उन्हीं के साथ खड़े होकर कह देगा कि ये 3 काले कानून है, और पूरे देश में चक्का जाम हो जाएगा। 1.5 साल 1 साल तक पूरे देश को बर्बाद किया जाएगा, देश की इकोनॉमी को लूटी जाएगी, और देश के सारे संसाधनों को सिर्फ किसान अन्नदाता है इस नाम पे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाएगा। करे क्या? पॉलिसी बनेगा कैसे? मेरा सवाल तो यही है कि पॉलिसी बने कैसे, क्योंकि जो भी बनाएंगे तो उसको पॉलिटिकल, भाई आज के डेट में विपक्ष कांग्रेस में है, कल की डेट में मान लीजिए विपक्ष भाजपा होगी तो भाजपा ऐसे ही उकसाएगी। इसका समाधान क्या है? आखिर पॉलिसी तो बुद्धिजीवी बनाएंगे ना, और बुद्धिजीवी पॉलिसी बनाएंगे तो इनके बीच एक हरामखोर आदमी चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जिसकी नीयत में खोट हो, और ये सारे भीड़ भड़क्का बनके गधे की तरीके उसके पीछे चल देंगे। जी, अब आपने अपनी बात को अपनी बात से ही काट दिया आदरणीय ज्ञानेंद्र भाई साहब जी। देखिए, अभी किसानों की जहां बात कर रहे थे कि ये किसान थे, और आपने मान लिया है कि वहां पर एक चालाक व्यक्ति जो है इन सबको गाइड कर देता है। वास्तव में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इस समय किसानों के नाम पर, इसमें वास्तविक किसान कम है। जो बड़े किसान हैं या जो थोड़े से राजनीति से प्रेरित हैं या विपक्ष से प्रेरित हैं या जो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, वो सब लोग जुड़े हुए हैं। जो वास्तविक किसान है, वास्तविक जो व्यक्ति है कृषि से या उससे जुड़ा हुआ है, सीमांत किसान है, छोटा किसान है, वो इसमें भाग नहीं ले रहा है। रही बात भाई ये साहब, ये आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, और लेट मी, छोटी सी बात है, बहुत लंबी बात नहीं है। जी जिस समय पिछली बार जब 3 काले कानून की जिनकी बात आप लोग करते हो, 3 काले कानून की, तो वो गलत नहीं, थे उसको कानून नहीं बोलते, वो कानून वो। बोलते हैं। हाँ, जी जी, वो गलत थे तो वो साहब। जो नहीं, वो जो 3 काले कानून की बात हो रही थी, जी जी सवाल ये खड़ा होता है कि देश में मान लीजिए 4 किसान संस्थाएं ऐसी हैं जो कि अराजकता फैला रही हैं, और 40 संस्थाएं ऐसी हैं, 40 कम्युनिटी ऐसी है जो कि कह रही है कि नहीं ये ठीक है। लेकिन जहां बात होती है इंटरनेशनल फोरम पे, तो वो इंटरनेशनल फोरम पर भी उनके विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। एक मजबूत विरोध पक्ष की आवाज नहीं आ पाती कि ये सारे किसान जो आज ट्रैक्टर लेकर के वहां खड़े हैं वो गलत है। ये कहने वाली बात किसानों के बीच से उतनी मजबूत नहीं आती जितनी आनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। जी, मैं तो उठाता हूँ, कहता भी हूँ, पोस्ट भी लिखता हूँ। लेकिन रही बात, जैसे थोड़ी सी बात करी थी आपने पैसे की, तो मैं उस पर मोटा मोटा दे रहा हूँ। मात्र 1,75,000 करोड़ रुपए की बात है। 23 फसलें उसमें आई हैं। उन्हें कहा है कि 23 फसलों के लिए गारंटी ये दे दो हमें, केवल कि साहब जैसे हम मार्केट में ही बेचने जाएं तो इससे कम पे ना ले कोई। मतलब चाहे तो हम आड़त में ले जाएं, चाहे हम कहीं मार्केट में ले जाएं, तो इससे कम पे ना ले। व्यापारी क्या होता है, 10 गाड़ियां पहुंच गई, ये हो रहा है आज हमारे यहाँ पर। देखिए, क्योंकि मुझे बारीक जानकारियां हैं इन चीजों की, तो उन चीजों को मैं बोल रहा हूँ। और देवेंद्र भाई शर्मा साहब, जी को मैंने भी आप। पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया था, आप एक दिन कृषि कानून के विरोध में एक जी कार्यक्रम काहे नहीं रखते? जी जी, रख आप खुद दीजिए रख उसको दीजिए रख कायदे दीजिए। कायदे से एक्सप्लेन करिए तो बात तो समझ में आए, जी क्योंकि हमें नहीं जी पता है, मुनि जी को नहीं पता है, किसी आप ज्ञानेंद्र कह रहे जी, आपको पता है, जी, तो रखिएगा, चर्चा रख तो दीजिए, हो। रख दीजिए, कभी ज्ञानेंद्र रख दीजिए, जी, मैं रख ये दीजिए। कहना चाहूंगा, देखिए बुद्धिजीवी जो श्रमजीवी होते हैं उसमें मोस्टली होते हैं भावना प्रधान, और उनमें खाली एक चिंगारी डाल दो तो सारे भड़क जाते हैं, उसी का लाभ उठाया जाता है। अब जो यहाँ किसान आंदोलन है, ऐसा नहीं है किसान नहीं है, लेकिन वो ऐसे किसान है जिनको ये तक नहीं पता कि हम वहां खड़े क्यों हैं। कईयों से पूछा गया कि आप यहाँ आए क्यों हैं, तो बोल रहे जी बस हम लोग तो ऐसे ही घूमने फिरने चले आए जी, हमारे साथ वाला पड़ोसी आया था। तो उसमें मैक्सिमम जो है भावना प्रधान है। जो लीड करने वाले हैं वो कुछ ही 10-5 लोग होते हैं, लेकिन उनमें उनकी कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि वो सबको लीड कर लेते हैं। और देखिए एक बात ये भी सत्य है कि धूर्त हमेशा संगठित होते हैं, अच्छे लोग कभी संगठित हो ही नहीं पाते। उसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि जो लोग जो धूर्तों से ठगे जा रहे हैं उनको समझदार बनाया जाए। समझदार बन जाएंगे तो कभी ठगेंगे ना, ठगे जाएंगे। लेकिन धूर्त और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सदैव संगठित रहते हैं। वो 100 में से अगर 2 भी हैं तो वो 200 पर भारी पड़ जाते हैं। यही स्थिति समाज के किसानों की भी है कि एक किसानों का संगठन या एक प्रतिनिधि जो है वो सारे के सारे हेलो 40 दबा रहा है, और वो 40 संगठित नहीं है, 40 आवाज नहीं उठा पा रहे हैं।
भाई साहब समय बहुत ज्यादा हो गया है, हम लोग मीटिंग समाप्त जी करें। जी जी बिल्कुल ठीक है। शेष या। चर्चा कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल रवि भैया बंद करिए।